students, welcome to my YouTube channel Chemistry Was. Myself Ashish Bhaskar, Senior Chemistry Faculty of Chatty Group of Institution. बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। इसके पहले के जो लेक्चर्स है वहाँ तक मैंने आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में डिस्कस में आपको कर चुका हूँ। तो बच्चों, सबसे पहला पॉइंट यही होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली आपकी होती क्या है ना। तो पीरियोडिक टेबल के हम लोग यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, उसकी लास्ट प्रॉपर्टी है। तो इसकी सबसे पहले मैं कुछ बेसिक डेफिनेशन के बारे में आपको आइडिया देता हूँ, राइट। तो एक्चुअली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज नथिंग, इट इज़ एक्चुअली अ प्रॉपर्टी, या फिर इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि रिलेटिव टेंडेंसी of an atom to attract the shared pair of electron, towards itself is called इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये बच्चों हमारे यहाँ पे एक बेसिक डेफिनेशन है। इस बेसिक डेफिनेशन के अंदर जो एक आपका टर्म आ रहा है रिलेटिव टेंडेंसी, तो रिलेटिव टेंडेंसी इज इम्पोर्टेंट वर्ड फॉर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जहाँ पे बच्चों हम लोग बात करते हैं एक पर्टिकुलर एटम को लेके, राइट। ये एटम एक्चुअली में क्या करेगा बच्चों, जो हमारे पास शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अगर मैं रिलेट करूं तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका एग्जैक्टली मीन क्या है। इसका एग्जैक्टली मीन बच्चों ऐसा है कि जैसे बच्चों मान लो हमारे पास एक एटम ए है, एक हमारे पास एटम बी है। एटम ए ने बच्चों इलेक्ट्रॉन्स को आपका शेयर किया है, एटम बी ने बच्चों अपने बैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर किया है। यहाँ बच्चों क्या हुआ कि आपको एक बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, दोनों की स्टेबिलिटी डिफाइन हो गई है ए और बी की। तो एक्चुअली में जो बच्चों आपके इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड हो रहे हैं, शेयर्ड का मतलब बच्चों ये दोनों आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये शेयर्ड हो रहे हैं। तो अगर मैं ऐसे बोलूँ कि इस ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस बी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से अगर अधिक है, तो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों बताती है अट्रैक्शन। क्या बताती है? अट्रैक्शन। कि कहीं ना कहीं आपका जो ए एटम है वो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको बच्चों क्या करेगा, आपका ज़्यादा तेजी से क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्पेसिफिकली मैं बताऊं तो ए एटम जो आपको है, ए एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो तो बच्चों ए के पास रहेगा ही, लेकिन जो बी एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो कहीं ना कहीं आपका इसकी तरफ आता हुआ आपको दिखेगा। तो एक्चुअली में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो आपकी ए की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो जाएगी एज कम्पेयर टू बी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के अंदर जो आपका शिफ्ट हो रहा है, अगर मैं बोलूँ बी से ए की तरफ आपका इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, बी एटम का जो इलेक्ट्रॉन है, जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जो शेयर्ड हुआ था, वो कहीं ना कहीं ए की तरफ मूव कर रहा है, तो उसके पीछे रीजन है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसी के अकॉर्डिंग आपकी जो डेफिनेशन आती है कि इसमें बात करते हैं रिलेटिव टेंडेंसी। तो रिलेटिव टेंडेंसी का मतलब है किसी के रिस्पेक्ट में, तो एटम ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी के रिस्पेक्ट में, या फिर एटम बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए के रिस्पेक्ट में। तो एक ही अधिक है ऐसा मैंने आपको बोला है। बाकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे निकालते हैं, तो डिफरेंट आपकी स्किल्स आपकी डिफाइन होती है, वो उस मोलकिन्स स्किल्स है, वो डिफरेंट स्किल्स, पाउलिंग स्किल है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। ओके। तो यहाँ पे बच्चों जो आपका शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आपके बच्चों मूव होंगे, अट्रैक्ट होंगे किधर, जहाँ बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी अधिक होगी, राइट। ओके। अगर इसके मैं एक डेफिनेशन के बारे में और थोड़ा सा अगर आपको मैं एक आइडिया दूँ, राइट, तो इसमें इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, बहुत जगह शेयर्ड पेयर ना बोल के बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्डेड पेयर, एक्चुअली इनका दोनों का मीन एक ही है।
बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप बोलो या फिर आप शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलो, तो इन दोनों का मतलब एक है। और इसमें एक टर्म बच्चों और यूज करते हैं कि जो आपका बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जहाँ पे हम बात करते हैं कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स को लेके, ठीक है, कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स। तो कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स को लेके हम क्यों स्टडी करते हैं? क्योंकि बच्चों जहाँ पे हम शेयरिंग की बात करते हैं, राइट, या फिर हम बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, या फिर हम लोग बात करते हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, जब बात करते हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जब हम बात करते हैं, तो भाई यहाँ पे आपका कोवैलेंट बॉन्ड आपका डेफिनेटली आपका डेवलप होगा। तो कोवैलेंट बॉन्ड डेवलप होगा मतलब कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स बच्चों आपका ओरिजिन मान जाएगा। इसका बेसिकली मीन क्या है कि आपका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट है वो हम कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स को लेके डिफाइन करते हैं, जहाँ पे आपका बेसिक पॉइंट आता है कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट बेटा किधर न, दोनों दो जो एटम है उन दोनों एटम्स में किधर एक साइड होगा। अब जिस तरफ होगा तो वो एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होगी एज कंपेयर टू अनदर एटम। क्लियर ये पॉइंट? ओके, तो ये आपके यहाँ पे आते हैं बेसिक डेफिनेशन। नेक्स्ट पॉइंट को बच्चों अगर मैं स्टडी करूँ तो यहाँ पे मैं ऐसे बता सकता हूँ कि आपका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों यहाँ पे आपकी जो बेसिकली जो डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन, तो बच्चों यहाँ पे आपके बेसिक दो फैक्टर होते हैं। फर्स्ट फैक्टर होता है आपका आयोनाइजेशन पोटेंशियल और सेकंड फैक्टर होता है आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे और आयोनाइजेशन पोटेंशियल पे आपका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट है ये बच्चों डिपेंड करता है। तो दीज टू आर द बेसिक फैक्टर्स जिसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने स्टडी कर रखी है, चाहे आयोनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में बात हो बच्चों, चाहे आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में बात हो, तो दोनों ही कॉन्सेप्ट हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर रखे हैं। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को लेके किस तरीके से आपकी डिफरेंट स्किल्स आपकी डिस्कस की गई हैं, है ना, तो इस पर हम लोग बात करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट बच्चों यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि प्रोटॉन्स को लेके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो कॉन्सेप्ट है वो किस तरीके से आपका डिस्कस किया जाएगा। तो जैसे मान चलो बच्चों हमारे पास एक एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। इसमें आपका जो हाइड्रोजन है ना, जब इसकी हम बात करते हैं तो इसके पास आपके जो प्रोटॉन्स होंगे वो डेफिनेटली आपका 1 प्रोटॉन, एंड बट फॉर द क्लोरीन इसके पास प्रोटॉन्स होंगे दैट इज दी 17। और यहाँ पे अगर मैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात करूँ तो आपका जो हाइड्रोजन है बच्चों उसके पास तो आपका एक ही बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होगा जो आपका ऑलरेडी शेयर्ड हो चुका है। और क्लोरीन की बच्चों बात करते हैं तो यहाँ पे आपके टोटल 7 आपके होते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जहाँ बच्चों आपकी 3 मिलेंगे एज ए लॉन पेयर, ठीक है, 3 बच्चों यहाँ पे मिलेंगे लॉन पेयर्स, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स बच्चों यहाँ पे मिल जाएंगे। बाकी एक जो आपका इलेक्ट्रॉन होगा वो बच्चों आपका शेयर्ड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आपका जो बेसिक पॉइंट है क्या है कि जनरली हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को रिलेट करने लगते हैं इलेक्ट्रॉन्स के साथ, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इलेक्ट्रॉन्स के साथ ना रिलेट करके अगर इसको हम प्रोटॉन्स के साथ रिलेट करें तो ज़्यादा आपको बेटर समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं आपको प्रोटॉन्स से रिलेट करके समझाऊंगा, जब ध्यान से देखना कि बच्चों हाइड्रोजन के पास कितने प्रोटॉन्स हैं बेटा, कितने हैं बेटा प्रोटॉन्स हाइड्रोजन के पास, तो आपको बोलोगे 1 प्रोटॉन्स है, एंड फॉर द क्लोरीन आपके 17 प्रोटॉन्स हैं। तो अब यहाँ पे कहानी कुछ ऐसी होगी कि बच्चों क्लोरीन के पास जब आपके 17 प्रोटॉन्स यहाँ पे आपके प्रेजेंट हैं तो मैक्सिमम प्रोटॉन्स किसके पास हैं, तो आप बोलोगे क्लोरीन के पास आपके मैक्सिमम प्रोटॉन्स, और आपका जो हाइड्रोजन है उसके पास कहीं ना कहीं प्रोटॉन्स कैसे हैं आपके मिनिमम, ठीक है। तो इसमें बच्चों जब आप न्यूक्लियर चार्ज के बारे में बात करते हैं, मतलब कैपिटल जेड के बारे में बात करते हैं, न्यूक्लियर चार्ज के बारे में बात करते हैं, तो न्यूक्लियर चार्ज ही तो बच्चों डिफाइन करता है क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो कहीं ना कहीं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बच्चों कौन सा न्यूक्लियस मैक्सिमम डिफाइन करेगा, तो कहीं ना कहीं आपका आंसर बनेगा कि जो आपका हाइड्रोजन है और जो आपका क्लोरीन है उसमें से क्लोरीन है उसके पास 17 प्रोटॉन्स हैं। तो बच्चों ये 17 प्रोटॉन्स, ये जो आपका इलेक्ट्रॉन होगा बच्चों, किसका इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इलेक्ट्रॉन बच्चों 17 प्रोटॉन्स बेटा कहीं ना कहीं इसको अपनी तरफ ज़्यादा तेज़ी से विड्रॉ करेंगे। और जब मैं बात करूँगा बच्चों किसको लेके, हम बेटा बात करेंगे यहाँ पे हाइड्रोजन को लेके,
तो बेटा इसके पास कितना है, ओनली 1 प्रोटॉन है भाई, इसके पास कितना, ओनली 1 प्रोटॉन है। तो इसका मतलब बेटा क्लोरीन का जो आपका शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो कहीं ना कहीं इधर जो मूवमेंट होगा बच्चों वो बहुत ही लेस होगा, मतलब ये मूवमेंट जनरली आपका होगा ही, बहुत ही निग्लिजिबल होगा। भाई 17 प्रोटॉन्स यहाँ पे है ना, तो ज़्यादा आपका न्यूक्लियर चार्ज, ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बच्चों किधर मूव करेगा, आपका बेटा क्लोरीन की तरफ मूव करेगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि हम प्रोटॉन्स के रिस्पेक्ट में अगर समझें तो बच्चों हाइड्रोजन का जो आपका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो इलेक्ट्रॉन बच्चों मूव करेगा टुवर्ड्स दी क्लोरीन, और क्लोरीन के पास बेटा क्यों मूव करेगा, तो उसके पीछे रीजन आपका 17 प्रोटॉन्स। तो ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बच्चों कौन डिफाइन करेगा, क्लोरीन एटम, क्योंकि इसके पास प्रोटॉन्स बच्चों अधिक हैं। तो बच्चों जो आपका हाइड्रोजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो या फिर शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों, वो आसानी से मूव कर जाएगा किधर बेटा, क्लोरीन की तरफ। तो इसका मतलब क्या है कि बेटा क्लोरीन की तरफ अगर मूव करेगा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, तो बच्चों क्लोरीन के पास चार्ज कैसा आएगा, डेल्टा माइनस, और बच्चों आपके हाइड्रोजन पे चार्ज कैसा आएगा, डेल्टा प्लस। तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी मूव करती हुई दिखेगी टुवर्ड्स क्लोरीन एटम। तो रीजन इज वेरी सिंपल, मैंने बच्चों प्रोटॉन्स को कैसे रिलेट किया तो आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। तो बेसिकली प्रोटॉन इज द कॉन्सेप्ट या न्यूक्लियर चार्ज इज द कॉन्सेप्ट जिसके बेस पे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रॉपर्टी को या पैरामीटर्स को हम लेके आते हैं और पीरियोडिक टेबल को हम डिफाइन करते हैं। क्लियर है, पीरियोडिक टेबल को हम लोग अरेंज करते हैं। तो ये प्रोटॉन्स को लेके बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इसके बीच में आपका बेसिक डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस पे हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर आपका एक बेसिक पॉइंट आता है कि बच्चों यहाँ पे जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट आएगा तो भाई यहाँ पे आपका जो प्रोटॉन्स होगा है ना, तो प्रोटॉन्स के साथ बच्चों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात की जाएगी। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बच्चों किसको लेके होगा कि जो आपका शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसके लिए आपका अट्रैक्शन आपका डिफाइन होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्चुअली क्या है बेटा, बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज बेसिकली द अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन। और जब एफिनिटी के बारे में बात करते हैं तो एफिनिटी एक्चुअली क्या होती है बच्चों, एक्सेप्टेंस नॉट अट्रैक्शन। मैं आप लिख सकता हूँ बच्चों, आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा ये आपके अट्रैक्शन को डिफाइन करेगा, और एफिनिटी जो होगा वो बच्चों एक्सेप्टेंस। ठीक है, एक्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स के जब एक्सेप्टेंस के बारे में बात करते हैं तो आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कॉन्सेप्ट आएगा, और अट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे तो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट आएगा। क्लियर पॉइंट, ओके। तो बेटा पहला पॉइंट इसमें आता है कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉन्डेड एटम। तो बॉन्डेड एटम की बच्चों प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, बिल्कुल सही है। इसके अंदर बच्चों आएगा फर्स्ट पॉइंट, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम। ओके, नेक्स्ट बच्चों पॉइंट आएगा सेकंड पॉइंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को लेके, इट इज टेंडेंसी ऑफ कोवलेंट बॉन्डेड एटम टू अट्रैक्ट शेयर पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। और बच्चों सेकंड पॉइंट फॉर द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा, इट इज द एनर्जी रिलीज्ड। एनर्जी रिलीज्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में डिस्कस किया है। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज गेन बाय एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, ये आपका सेकंड डिफरेंस है। थर्ड डिफरेंस की बात करते हैं तो बच्चों पीरियोडिक टेबल के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो रेगुलरली क्या होती है बच्चों, इंक्रीज करती है। अगर आप लेफ्ट से राइट में जाओगे, लेफ्ट से राइट के अंदर जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बच्चों रेगुलरली क्या होगी आपकी, इंक्रीज करती है। उसके पीछे अगर मैं रीजन बताऊं तो बेटा कहीं ना कहीं आपका जो जेड है जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बच्चों क्या होता है, इंक्रीज करता है। अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा तो जिसकी वजह से साइज भी डिक्रीज किया था, राइट। तो न्यूक्लियर चार्ज की डोमिनेंसी ज़्यादा होती है जब आप लेफ्ट से राइट में ट्रेवल करते हो, राइट। तो उस समय न्यूक्लियर चार्ज अगर डोमिनेंस होगा तो कहीं ना कहीं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो वहाँ पे प्रॉपर काम करेगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का बेटा कॉन्सेप्ट काम करेगा तो कहीं ना कहीं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब वो पर्टिकुलर एटम या एलिमेंट जो आपके राइट साइड में प्रेजेंट हैं, जब वो आपके किसी भी दूसरे एटम से अटैच्ड होंगे तो बच्चों वो बिकॉज ऑफ हायर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रखने की वजह से वो पर्टिकुलर दूसरे एटम से या एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स को ईजिली बेटा क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, एक्सेप्ट नहीं अट्रैक्ट करेंगे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट आपका जनरेट होता है। इसके अंदर बच्चों थर्ड आपका पॉइंट आएगा एफिनिटी के अंदर, इट इंक्रीज इन पीरियड बट नॉट रेगुलरली। पीरियड के अंदर बच्चों इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो इंक्रीज तो करता है बट यहाँ पे रेगुलरली इंक्रीज नहीं करेगा। जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी वन बाई वन बेटा जेड की वैल्यू बढ़ती है, प्रोटॉन्स बढ़ते हैं, इंक्रीज करती जाती है, लेकिन एफिनिटी के अंदर ये कॉन्सेप्ट नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के अंदर बच्चों जो कॉन्सेप्ट आपका डिस्कस होता है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लेके काफ़ी
हद तक कॉन्सेप्ट आपका निकल के आता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो स्टेबिलिटी है, जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, हाफ फील्ड या फुली फील्ड, है ना, तो उनके अकॉर्डिंग भी आपका जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू है वो बच्चों इंक्रीज और डिक्रीज करती है इन दी पीरियड। तो बच्चों यहाँ पे रेगुलरली आपकी इंक्रीज नहीं करेगी। क्लियर है पॉइंट? ओके ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे बच्चों चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आता है कि जो आपका यहाँ पे बच्चों ये आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर बच्चों नेक्स्ट पॉइंट आएगा, इट इज़ यूनिटलेस। ये बच्चों आपकी यूनिटलेस रहती है। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करते हैं तो बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम आपका यूनिट रहेगा, या फिर किलो जूल पर मोल, या फिर किलो कैलोरी पर मोल के अंदर इसके यूनिट्स रहते हैं। नेक्स्ट बच्चों पॉइंट की अगर बात करेंगे तो एक्चुअली में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो रहता है वो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्चुअली में आपकी रिलेटिव वैल्यू है, रिलेटिव वैल्यू। बट जब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगा बच्चों, दिस इज द एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू, राइट। ये आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बात करते हैं तो बच्चों आपका रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, रिलेटिव वैल्यू आपकी डिफाइंड होती है किसी के रिस्पेक्ट में। एफिनिटी जो होती है वो सिंगल एटम के लिए हम डिफाइन करते हैं, आइसोलेटेड गैसेस एटम के लिए डिफाइन करते हैं, तो बच्चों यहाँ पे आती है एब्सोल्यूट वैल्यू। और नेक्स्ट पॉइंट आपका होगा कि यहाँ पे बेटा जो रिपल्सन के बारे में बात करते हैं तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन आर नॉट कंसीडर्ड। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर बच्चों मैंने प्रोटॉन्स के बारे में बात की थी, तो यहाँ पे हम रिपल्सन कॉन्सेप्ट लेके नहीं आते हैं। बट एफिनिटी के अंदर जब हम बात करते हैं तो बच्चों यहाँ पे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन काफ़ी हद तक बच्चों यहाँ पे करते हैं कंसीडर्ड, है ना, जिसकी वजह से जो बेटा इन्फाइनाइट से आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है आउटर सेल के अंदर जब एंटर करेगा आपको एक्सेप्ट होगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पे रिपल्सन फील होता है। तो रिपल्सन की वजह से बच्चों स्टेबल आपका जो कॉन्फ़िगरेशन है हाफ फील्ड और फुली फील्ड, तो उसकी वजह से जो एफिनिटी की वैल्यू है बच्चों को इंक्रीज और डिक्रीज करती है। तो रिपल्सन जो कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन कॉन्सेप्ट है, एफिनिटी के अंदर काम करता है, डोमिनेट करता है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर बच्चों आपका काम नहीं करेगा। तो कुछ बेसिक डिफरेंस है। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट पॉइंट बच्चों हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे पाउलिंग स्केल को लेके। तो फर्स्ट आपकी जो स्केल आएगी दैट इज दी पाउलिंग स्केल। तो पाउलिंग स्केल के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो वहाँ पे ये पॉइंट बच्चे बताते हैं कि पाउलिंग स्केल एक्चुअली थर्मो क्लासिकल डाटास, ठीक है। तो पाउलिंग स्केल आपकी थर्मो क्लासिकल डाटा पे बेस होती है, थर्मो क्लासिकल पाउलिंग स्केल थर्मो क्लासिकल डाटा पे बेस होगी, जहाँ पे हम इसके बारे में ऐसे भी स्टडी करते हैं कि पाउलिंग स्केल आपकी एक रिलेटिव, राइट, ये आपकी एक रिलेटिव स्केल भी है, रिलेटिव स्केल, जिसके बारे में अगर मैं एग्जांपल दूं तो यहाँ पे बच्चों जैसे आपका हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। तो बच्चों हाइड्रोजन के पास कितना था, 1 प्रोटॉन था, एंड फॉर द क्लोरीन इसके पास आपके 17 प्रोटॉन होंगे। तो इसमें बच्चों जो हम बात करते हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन, तो इसमें से हम किसी एक एटम के बारे में बात करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लेके, लेकिन बेटा इसमें रेफरेंस आपको रिलेटिव आपको एस्पेक्ट लेना पड़ता है कि क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो अधिक हो रही है आपके हाइड्रोजन से, ठीक है। तो इसके बेस पे यहाँ पे हम बात करते हैं रिलेटिव कॉन्सेप्ट को लेके कि बेटा क्लोरीन की आपकी वैल्यू एक्चुअली में कितनी होगी। तो यहाँ पे हम डिफरेंस को लेके बात करते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर बच्चों मान लो हमारे पास बच्चों 2 एटम है, एक एटम ए है और एक एटम हमारे पास बी है, ठीक है। एटम ए और एटम बी को लेके हम लोग स्टडी करेंगे। तो एक आपका यहाँ पे मैंने बॉन्ड इस तरीके से दिया है। तो यहाँ पे पाउलिंग ने एक्चुअली एक पॉइंट डिस्कस किया था कि बच्चों ए और बी की जो आपका बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ पे आपके इन दोनों के साथ जो हम बात करते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की, ठीक है, ए और बी, ए बी जो बॉन्ड है इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की जब हम बात करते हैं तो ये वैल्यू ज़्यादा निकल के आती है किससे, अगर बच्चों आपके प्योर स्टेट के अंदर ए और ए मॉलिक्यूल होगा, है ना, प्लस हम करेंगे यहाँ पे आपका जो बी और बी मॉलिक्यूल अगर प्योर स्टेट में होगा
तो इन दोनों की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी या बॉन्ड एनर्जी होगी उसका जो एवरेज लिया गया था। तो कहीं ना कहीं मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ये भी बॉन्ड एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट यहाँ पे जो बॉन्ड एनर्जी है वो आपके ए और ए मॉलिक्यूल्स की है, बी और बी मॉलिक्यूल्स की है। तो इसका जो एवरेज लिया गया वो बॉन्ड एनर्जी बेटा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आपकी यहाँ पे लेस आ रही थी एज कंपेयर टू जहाँ पे बच्चों आपका ये मॉलिक्यूल डेवलप हुआ ए और बी, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से। ठीक है, तो ये पाउलिंग स्केल के अंदर एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। और इसी कॉन्सेप्ट की अगर मैं हेल्प से बताऊं तो यहाँ पे हम ऐसे बोल सकते हैं कि बच्चों एक्स ए माइनस एक्स बी, ठीक है, एक्स ए माइनस एक्स बी एक्चुअली ये जो वैल्यू है बच्चों वो रिप्रेजेंट कर रही है डिफरेंस को, डेल्टा ई एन, डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम ए एंड बी। तो ये जो वैल्यू निकल के आती है ये बच्चों आती है 0.208 और अंडर रूट यहाँ पे आपका आएगा जो डिफरेंस होगा। ठीक है, अब वो जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस किस तरीके से निकाला गया है ना, उसको मैं आपको पहले बताऊंगा। वो डिफरेंस आपका यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं कि जो डिफरेंस होगा दिस इज द एक्चुअल वैल्यू माइनस 100% कोवैलेंट जो मॉलिक्यूल है बेटा उसकी बॉन्ड एनर्जी। तो एक्चुअल वैल्यू जो रहेगी आपकी बॉन्ड एनर्जी की तो हम लिख सकते हैं एक्चुअल वैल्यू ऑफ बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी माइनस 100% जो आपका कोवैलेंट। तो ये तो आपकी एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी होगी और ये जो बच्चों यहाँ पे डिफाइन होगा ये होगा आपका 100% कोवैलेंट बॉन्ड एनर्जी। तो जब इसका हम डिफरेंस करेंगे है ना, इसका माइनस करेंगे तो बच्चों वो डिफरेंस आपके रिप्रेजेंट करेगा। वो डिफरेंस क्या होगा, एक्स ए माइनस एक्स बी होगा। ठीक है, ओके तो अब इसको हम थोड़ा और मैथमेटिकली इसको अगर मैं लिखूं तो ये कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा बन जाएगा, दैट इज डिफरेंस इज इक्वल टू एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ई ए बी माइनस, यहाँ पे आपका जब हम कोवैलेंट के बारे में बात करेंगे तो ये बच्चों आपका अंडर रूट के अंदर जाएगा और वो होगा आपका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ ए इंटू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ बी बी जो आपका मॉलिक्यूल था। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा इस तरीके से। फिर यहाँ पे जब हम डिफरेंट यूनिट्स की बात करेंगे तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.208, हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे हम लिख सकते हैं ई ए बी माइनस ई ए ए के साथ यहाँ पे रहेगा आपका मल्टीप्लाई ई बी बी और इसकी पावर 1/2 और टोटल पावर आपकी आ जाएगी 1/2। ठीक है, तो ये आपका जो डिफरेंस है वो इस तरीके से आपका यहाँ पे निकल के आएगा। तो ये जो आपको वैल्यूज जो फार्मूला डेवलप किया है ये आपका फार्मूला है डिफरेंस का, तो यहाँ से लिख सकते हैं एक्स ए माइनस एक्स बी। तो यही आपके है पाउलिंग स्केल। ठीक है, अब इसमें डिफरेंट यूनिट्स के साथ डिफरेंट वैल्यूज आपकी डिस्कस की जाती हैं। ओके तो नेक्स्ट बच्चों पाउलिंग स्केल के बारे में थोड़ा सा और मैं आपको बेसिकली देता हूँ यहाँ पे। एक्चुअली अभी जो आपको मैंने डिस्कस किया वहाँ पे ज्योमेट्रिकल मीन को लेकर मैंने आपको डिस्कस किया। अब मैं आपको यहाँ बताऊँ कि किस तरीके से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर कैसे यूज़ करना होगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हम लिखेंगे डिफरेंस एक्स ए माइनस एक्स बी इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी पावर बच्चों आपकी जाएगी -1/2 और अंडर रूट के अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे जो आपकी एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी है उसकी वैल्यू माइनस जो आपकी 100% कोवैलेंट बॉन्ड एनर्जी है, तो ई ए प्लस ई वी वी डिवाइड बाई 2। ठीक है, ओके अब यहाँ से जो एक्स ए है ना, इसको अपन जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमेशा इसको हम एनाइन रिप्रेजेंट करेंगे। एक्स बी के बारे में बात करेंगे तो इसको आपको कैटाइन रिप्रेजेंट करना है। तो इसके अंदर अगर और मॉडिफिकेशन करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 1/√ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट और यहाँ पे आपका रहेगा अंडर रूट एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी माइनस जो 100% आपकी कोवैलेंट बॉन्ड एनर्जी है वो आपकी आ जाएगी। ठीक है, ओके अब यहाँ पे एक मैं बेसिक आइडिया के बारे में बताऊँ तो
1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, इसकी जो वैल्यू होती है दैट इज 23.06 किलो कैलोरी पर मोल। एक फर्स्ट आपको ये ध्यान दे रहा है। सेकंड अगर मैं वैल्यू बताऊं तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम को लेके, तो इसके अंदर किलो जूल की वैल्यू कितनी होगी, तो किलो कैलोरी के अंदर हो गया बेटा 23.06, और किलो जूल की बात करेंगे तो वो होता है 96.49 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो ये दोनों ही वैल्यूज़ हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है यूनिट कन्वर्जन के लिए। ओके, बाकी मैं एक टर्म आपको थोड़ा सा और यहाँ पे बताऊंगा क्योंकि आपको डायरेक्ट यूज़ करना है। तो यहाँ पे बच्चों हम लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई, अभी लिखूंगा मैं इस तरीके से, √23.06। तो ये जो वैल्यू आती है वो आती है 0.208। जब हम बात करते हैं 1 डिवाइड बाई √96.49, तो ये वैल्यू आती है 0.102। तो ये दोनों ही वैल्यूज हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आपका जो XA माइनस XB जो डिफरेंस होगा पाउलिंग स्केल के अंदर, उसको हम लिख सकते हैं बच्चों 0.208 यहाँ पे अंडर रूट के अंदर एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी माइनस 100% आपकी जो कोवलेंट बॉन्ड एनर्जी हो गई। नाउ दिस इज ए प्लस होगा EBV डिवाइड बाई 2। तो ये जो आपका फर्स्ट फार्मूला है, ये फार्मूला आपका डिफाइन होगा किलो कैलोरी पर मोल को लेके। इसी तरीके से अगर मैं सेकेंड फार्मूला को XA माइनस XB, तो ये बेटा आपका 0.102 अंडर रूट आपकी एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी माइनस EAA आपका 100% कोवलेंट बॉन्ड एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, प्लस EBB डिवाइड बाई 2। तो ये आपका जो फॉर्मूला हैगा, ये बच्चों आपका डिस्कस होगा किलो जूल पर मोल के अंदर। ठीक है, तो अब क्वेश्चन के अंदर किलो कैलोरी पर मोल हो, राइट, या फिर किलो जूल पर मोल हो, तो आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। मतलब आपको ये वैल्यू सारी मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो आपको ये अगर वैल्यूज किस तरीके से करना है तो ठीक है, नहीं तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले को यूज कर सकते हो, है ना। तो इसमें कोई भी ऐसी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसके बाद एक इसमें कॉन्सेप्ट और आता है पाउलिंग स्केल के अंदर ही। पाउलिंग स्केल पे काफ़ी बार क्वेश्चंस आपके मेडिकल के अंदर और जेई के अंदर डिस्कस किए गए हैं। तो पाउलिंग स्केल के अंदर बेटा एक कॉन्सेप्ट और होता है आयोनिक रेजोनेंस को लेके। ठीक है, तो बहुत बार क्वेश्चन एडवांस के अंदर आयोनिक रेजोनेंस को लेके क्वेश्चंस पूछा गया है कि आयोनिक रेजोनेंस की वैल्यू दे रखी है और वहाँ पे आपको बाकी चीज़ आपको निकालना है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के बारे में ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, सिर्फ आयोनिक रेजोनेंस दिया है। तो एक्चुअली में आयोनिक रेजोनेंस होता क्या है, तो जब हम बात करते हैं आयोनिक रेजोनेंस के बारे में, तो आयोनिक रेजोनेंस पे बेटा आपका एक्चुअली डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। पाउलिंग स्केल आपका रिलेटिव स्केल है इसलिए, तो यहाँ पे आपका आएगा बेटा AB एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी माइनस EA प्लस बेटा ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है। ठीक है, ओके, डिवाइड बाई 2। तो यही तो बच्चों आपकी रेजोनेंस एनर्जी होती है। तो अगर मैं सीधा लिखूं डिफरेंस, तो XA माइनस XB दैट इज इक्वल टू 0. डिफरेंट यूनिट के अंदर को 0.208 अंडर रूट ऑफ हम ले सकते हैं डेल्टा AB। ठीक है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.208, बिकॉज ये जो वैल्यू है वो आपकी किसकी है, रेजोनेंस, आयोनिक रेजोनेंस हम बोलते हैं। तो इसको यहाँ पे लिख सकते हैं आयोनिक रेजोनेंस, राइट, आयोनिक रेजोनेंस यहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे आपके दो फार्मूले डेवलप हुए, समझ में आपको आ गया होगा। अगर बेटा क्वेश्चन के अंदर आयोनिक रेजोनेंस को लेकर क्वेश्चन आता है तो आपको इस फार्मूले को बेसिकली फॉलो करना है। और अगर आयोनिक रेजोनेंस कोई क्वेश्चन ना पूछे, आपको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के बारे में बात की जाए, तो फिर आपको इससे फॉलो करना है। तो ये दोनों फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो आपका अभी जो एक फार्मूला मैंने आपको डिस्कस किया था इसके पहले, है ना, वो XA माइनस XB था आपका 0.208 अंडर रूट ऑफ EAB माइनस EAA प्लस
EBV डिवाइड बाई 2, ये बच्चों आया था किलो कैलोरी पर मोल के अंदर, और किलो जूल पर मोल के अंदर भी मैंने आपको डिस्कस किया है। तो एक फॉर्मूला आपका ये हो गया है और सेकंड फॉर्मूला आपका ये हो गया है। तो इनके बेस पे ही क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जो आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे। ओके, ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट बच्चों पॉइंट यहाँ पे डिस्कस होगा आपका सेकंड स्केल। दिस इज मोलिकन स्केल। मोलिकन स्केल, जब मोलिकन स्केल के बारे में बच्चों हम डिस्कस करते हैं तो सपोज आपका कोई भी एक एलिमेंट एक्स है, ये बच्चों मोलिकन स्केल एक्चुअली में आपकी डिपेंड करती है आयोनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू पे, और सेकंड बच्चों इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे और आयोनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू पे किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों आयोनाइजेशन पोटेंशियल पे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे आपकी डिपेंड करती है मोलिकन स्केल के अंदर। अब मोलिकन स्केल का जो बेसिक बच्चों फार्मूला आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, है ना, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो आपका बेसिक फार्मूला आता है मोलिकन स्केल के अकॉर्डिंग, तो एक्चुअली इज एवरेज। तो एवरेज बच्चों किसका, आयोनाइजेशन पोटेंशियल का, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। अगर आप ऐड करके 2 से डिवाइड करते हो तो एक्चुअली दिस इज एवरेज। तो बच्चों जब हम एवरेज लेते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के साथ, तो जो वैल्यू निकल के आएगी ये बच्चों किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट एक्स आपका एलिमेंट मान लेते हैं, बाई एलिमेंट मान सकते हो, उस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो मोलिकन स्केल एक्चुअली में काफ़ी स्टैंडर्ड स्केल है आपकी, जहाँ पे आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब एक क्वेश्चन बनता है कि अगर सर क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व करना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तो आपको जब क्वेश्चन न्यूमेरिकल आपको मिलेगा एग्जाम के अंदर, तो वहाँ पे अगर आयोनाइजेशन पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू दे रखी है तो मोलिकन स्केल से फॉलो करना। अगर क्वेश्चन के अंदर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के बारे में बात की जा रही है तो आपको पाउलिंग स्केल को लेकर सॉल्व करना है। और अगर आपको रेजोनेंस के बारे में अगर डिस्कस किया जा रहा है तो भी आपको पाउलिंग स्केल को लेकर डिस्कस करना है, जो मैंने आपको बताया था। तो बेसिक आपका बेटा यहाँ पे ये फॉर्मूला बना, और यहाँ पे आपका जो यूनिट होगा वो आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर आपका डिफाइन किया जाएगा। क्लियर है? ओके, अब इसके साथ ही हम मोलिकुलर स्केल के साथ में पाउलिंग स्केल के बारे में थोड़ा सा आपको डिस्कस करता हूँ कि दोनों का रिलेशन क्या है। ठीक है, तो रिलेशन के ऊपर भी डिस्कस कर सकते हैं क्वेश्चन। तो पाउलिंग स्केल के अंदर जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हम बात करते हैं तो वो बच्चों आपका आता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइड बाई 2 इंटू 2.8, 2 इंटू 2.8, राइट। तो इतने हम टाइम्स बोल सकते हैं ना, तो हम लिख सकते हैं कि आपकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉर द मोलिकन स्केल दैट इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉर द पाउलिंग स्केल मल्टीप्लाइड हो जाएगा आपका 2.8। मतलब इतने टाइम्स बेटा आपकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो इसके लिए स्केल के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉर द मोलिकन स्केल वो बच्चों पाउलिंग स्केल से 2.8 टाइम्स क्या होता है आपका अधिक होगा। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक दी रिलेशन, है ना। तो ये रिलेशन भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होगा कि आपको सीधा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पाउलिंग स्केल के अकॉर्डिंग आपको दे देगा और आपको मोलिकुलर स्केल के बारे में पूछ सकता है, तो इसे आप 2.8 का मल्टीप्लाई करो ना, तो इस तरीके से आप वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे आपको बताऊँ कि भाई कि जो आपके रिलेशन निकले हैं तो उन रिलेशंस की जो वैल्यू, जो फार्मूले हैं, उसको हम डायरेक्ट किस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दैट इज इक्वल टू आयोनाइजेशन पोटेंशियल प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइड बाई 2 इंटू 2.8 इंटू 23.06, है ना। अगर इस तरीके से अगर आपका फार्मूला, अगर आपको ये फार्मूला यूज कब करना है, जब बच्चों यूनिट्स आपको रिक्वायर्ड हो किलो कैलोरी पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल होगा तो 23.06 नीचे बेटा हम मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, और अगर आपका किलो जूल के अंदर अगर बात की जाएगी तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइड बाई 2 इंटू 2.8 इंटू 96.49 ना। अगर ये फॉर्मूला अगर आपको दिख रहे हैं तो यहाँ पे आपका यूनिट होगा किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो आपको सिर्फ फॉर्मूला यूज़ करना है, बाकी आपको मैंने यहाँ पे आपको प्रॉपर ड्राइव करके बता दिया है किस तरीके से आप वैल्यू को निकाल पाओगे। तो मोलिकुलर स्केल के अंदर क्या पूछ सकते हैं, एक तो आपका बेसिक फार्मूला हो गया ये, और आपको एक रिलेशन के ऊपर क्वेश्चंस पूछ सकता है, और लास्ट मैंने आपको यहाँ पे इसके रिजल्टेंट फार्मूला कैसे यूज करने हैं वो भी आपको बता दिए हैं। अब चलते हैं बच्चों थर्ड स्केल पे। जो थर्ड स्केल है दैट इज दी
Allred Roxu scale. Now this is the third scale. Allred RCHW. Allred Roxu scale. तो ऑलरेडी रॉक्सू स्केल के बारे में स्टडी करते हैं। तो इसका देखो बहुत ही सिंपल सा है कि इस पर क्वेश्चंस भी आए, इसलिए बताना ज़रूरी है। इलेक्ट्रॉन एडवांस के अंदर 0.744 प्लस होगा आपका 0.359 इंटू जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव इज इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, डिवाइड बाई रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, एटम होगा उसकी रेडियस का स्क्वायर। तो ये आपका जो बेसिक फॉर्मूला है, जहाँ पे आपका जो आर है ये रेडियस ऑफ एटम है, रेडियस ऑफ एटम एंगस्ट्रॉम के अंदर। ओके, और जेड इफेक्टिव की बात करते हैं, राइट। तो जेड इफेक्टिव जो होगा है ना, वो होगा आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, इस फॉर्मूले के डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे और बाकी का हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अब हम चलेंगे कि बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियोडिक टेबल के अंदर कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम लर्न कैसे करते हैं। तो उस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अंडरस्टैंड करने के लिए एक हमारे पास इजी वे है। ठीक है, इजी मेथड है, उस इजी मेथड से हम लोग उसे लर्न करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके। तो बच्चों हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पे कि किस तरीके से आपका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, वो कुछ पर्टिकुलर आइटम से किस तरीके से डिफाइन होगी। तो देखो बच्चों, ये जो हमारा है फर्स्ट पीरियड है। ठीक है, जहाँ बच्चों हाइड्रोजन आएगा और आपका हीलियम आएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका सेकेंड पीरियड के अंदर बच्चों लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और आपका नियॉन। नेक्स्ट बच्चों थर्ड पीरियड की बात करेंगे तो बच्चों आपका देखो सोडियम, यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकते हैं, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखो एक मैं इजी ट्रिक आपको ये बता रहा हूँ कि बच्चों जो हम सेकंड पीरियड के अंदर जब हम बात करते हैं, तो सेकंड पीरियड के अंदर बच्चों देखो लिथियम का आपको सिर्फ पता होना चाहिए। और वैसे भी पीरियड टेबल के अंदर फर्स्ट मेटल आपका एलिमेंट कौन सा होता है, तो आंसर आपका कौन सा होगा, लिथियम। लिथियम इज द फर्स्ट मेटल एटम। तो बच्चों इसका आपका जो पर्टिकुलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होती है दिस इज दी 1। तो क्या करना है आपको बेटा, 1 में 0.5 को ऐड करना है तो 1.5, 1.5 में फिर 0.5 ऐड करना है तो 2 हो जाएगा, 2 के अंदर 0.5 ऐड करना है 2.5 होगा। नेक्स्ट 2.5 ऐड करते जाओगे तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 3.5, यहाँ पे आपका 4। तो क्या करना है, सेकंड पीरियड के अंदर जब हम लेफ्ट से राइट में ट्रेवल करेंगे तो बच्चों आपको पता है फर्स्ट मेटल एलिमेंट इन द पीरियड टेबल इज द लिथियम, तो उसका आपका 1 हो जाएगा। बाकी आपको 0.5 कंटिन्यूस आपको 0.5 को ऐड करते जाना है अप टू फ्लोरीन। तो फ्लोरीन की बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, 4। फिर आते हैं क्लोरीन पे। तो क्लोरीन की बच्चों को फ्लोरीन से जब एक हम नीचे आएंगे नेक्स्ट थर्ड पीरियड में आएंगे तो कहीं ना कहीं इसकी एक वैल्यू कम हो जाएगी, ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। तो बच्चों क्लोरीन कितना हो जाएगा आपका 3। अब जैसे बच्चों आप क्लोरीन से सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम आप इधर मूव करोगे तो फिर यहाँ पे क्या होगा बच्चों, सब्ट्रैक्शन होगा। तो भाई 3 से बच्चों देखो 0.5 का सब्ट्रैक्शन, सल्फर का 2.5 हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों 0.3, 0.3, 0.3, 0.3, 0.3 आपको सेपरेट करते जाना है। तो आपको बेटा यहाँ पे फॉस्फोरस 2.5, 2.1, सिलिकॉन का 1.8, एल्यूमिनियम का 1.5, मैग्नीशियम का 1.2 और सोडियम का आपका 0.9 आपका हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब यहाँ बच्चों पता रखना पड़ेगा बेटा हिंदुस्तान पेट्रोलियम, मतलब जितना बच्चों फॉस्फोरस का है उतने आपका होगा हाइड्रोजन का। तो कितना बच्चों फॉस्फोरस का 2.1, तो 2.1 बच्चों आपका हाइड्रोजन का भी हो जाएगा। इसका मतलब बेटा हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2.1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बच्चों पोटेशियम का 0.8 होता है, रुबिडियम का 0.8 इक्वल होता है बेटा, सीजियम का 0.7 होता है। और इधर देखो बच्चों हेलोजन फैमिली के अंदर ब्रोमीन और आयोडीन का भी पता होना चाहिए, ब्रोमीन का 2.8 होता है और आपका आयोडीन का 2.5 होता है। बाकी बच्चों नोबल गैसेस का बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कितना होता है आपका, ऑलवेज 0। तो आर्गन, नियॉन, हीलियम इन सब में कितना होगा आपका 0। तो देखो बेसिक ट्रेंड है, इस ट्रेंड के अकॉर्डिंग आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू को आसानी से आई थिंक आप लर्न कर सकते हो, जो बहुत ही ईजी है और सिंपल है। अच्छा अब मैं आपको ये बताऊंगा कि ग्रुप के अंदर जो जैसे हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू आपकी डिक्रीज करती है। ठीक है, ओके। तो बच्चों मैं पहले बताऊंगा ग्रुप फर्स्ट के बारे में। ठीक है, तो ग्रुप
फर्स्ट के अंदर बच्चों पहला एलिमेंट कौन सा होता है आपका लिथियम, ये आपका डिक्रीज करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और लास्ट वन इज बच्चों सीजियम। फ्रेंशियम रेडियो एक्टिव है, उसको नहीं लेना है ना। तो यहाँ देखो बच्चों वैल्यू होती है 1.0 फॉर द लिथियम, और सीजियम की बच्चों आपकी होती है 0.7। मतलब आप समझ सकते हो कि बच्चों यहाँ पे वैल्यू क्या हो रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिक्रीज हो रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू क्या हो रही है आपकी, डिक्रीज डाउन द ग्रुप जाने पे, है ना। सेकेंड देखो, हम ग्रुप सेकेंड की बात करें, ग्रुप सेकेंड में आप देखो तो बच्चों आपका यहाँ पे बेरिलियम आएगा, और लास्ट एलिमेंट बच्चों बेरियम। रेडियम इज रेडियो एक्टिव, उसको छोड़ देंगे हम लोग। तो यहाँ देखो बच्चों वैल्यू कितनी होगी, 1.5 बेटा आपकी बेरिलियम की होगी, और 1.0 रहती है आपकी बेरियम की। इसी तरीके से अगर मैं ग्रुप 13 पे आऊँगा, क्योंकि बच्चों जो आपके जो डी ब्लॉक है ना, तो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उस पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को लेके इतना आपका पॉइंट डिस्कस होता नहीं है। तो एस और पी ये बच्चों दोनों ही आपके एस ब्लॉक को लेके हो गया बात। हाँ, अब बच्चों हम लोग पी के बारे में बात, ग्रुप 13 की बात करेंगे तो बच्चों बोरॉन, ठीक है। और बेटा लास्ट एलिमेंट की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे कौन सा होगा, थैला, ठीक है। ओके, एक्चुअली यहाँ पे थैलियम को लेके बात नहीं करते हैं, है ना। थैलियम को लेके हम डिफाइन नहीं करते हैं, यहाँ पे हम बच्चों लेते हैं सिर्फ इंडियम तक, ठीक है। जो आपके रेडियोक्टिव एलिमेंट्स हैं उनको हम नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे आपका बेटा हो जाएगा 2.0 से लेके 1.7। ऐसे ग्रुप 14 पे आते हैं ज़रा। ग्रुप 14 के अंदर बच्चों कार्बन से लेके आपकी टिन तक, यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा तो बच्चों कार्बन का 2.5 होता है, और टिन का बेटा 2.5 से कम होगा, मतलब ये 1.8 होता है। इसी तरीके से आप देखो तो ग्रुप 15 पे चलते हैं। ग्रुप 15 के अंदर बेटा नाइट्रोजन से लेके आपका एंटीमनी तक, राइट। यहाँ देखो बच्चों नाइट्रोजन का कितना होता है, ये 3.0 होगा, और ये बच्चों मूव करता है 1.9 तक। एंड नेक्स्ट इज 16 ग्रुप। तो ग्रुप 16 की अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ बच्चों मिलेगा ऑक्सीजन से लेके टेरिलियम तक हम बात करते हैं, जहाँ बच्चों ऑक्सीजन की आपको पता है 3.5 रहती है, और टेरिलियम की बच्चों आपकी इससे कम 2.1 होती है। और लास्ट अगर मैं बात करूँ बेटा ग्रुप 17 को 18 के अंदर, तो वैसे भी पता है बच्चों सबकी 0 होती है। तो बच्चों यहाँ पे फ्लोरीन से लेके हम आयोडीन तक ही बात करते हैं। फ्लोरीन की बच्चों ऑलरेडी पता है आपको 4.0, और आयोडीन की आपकी होती है 2.4। तो देख सकते हो आप, ये बच्चों मैंने बात की है पी ब्लॉक को लेके, मतलब स्पेसिफिकली मैं बात करूँ बच्चों ये पी ब्लॉक को है, या आपके एस ब्लॉक है। तो डाउन द ग्रुप अगर आप जा रहे हो तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू आप हर जगह देखो तो क्या हो रही है आपकी, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। ओके, तो इसको भी आप मेमोराइज कर सकते हो, ये भी आपका बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है, ठीक है बच्चों। तो इसको हम अभी यही रखते हैं इस लेक्चर को। नेक्स्ट लेक्चर जो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आएगा तो उसके अंदर कुछ और भी कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे, कुछ और क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे, राइट। तो नेक्स्ट बेटा लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स, एक तो पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, राइट। और इसके साथ बच्चों कुछ आपके एप्लीकेशन पार्ट होंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, राइट। और कुछ बच्चों आपके क्वेश्चंस होंगे ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिसके अंदर हम कुछ पर्टिकुलर जो आपके मैथमेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, है ना, तो वहाँ पे कौन सा स्केल के अकॉर्डिंग कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलते हैं, तो वो हम बात वहाँ पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।